मेरा नाम है सोमन कुमावत। मैं पिछले 20 सालों से भानगढ़ में गाइड हूँ। रोज़ टूरिस्ट आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर लौट जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो यहीं छूट जाती हैं, या कहूँ यहीं अटक जाती हैं। ये किस्सा है 5 दोस्तों का, नील, नकुल, सुशील, आर्या और तनीषा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं। ये सब यहीं हुआ, इसी मिट्टी में, इन खंडहरों के बीच। आपको पता है, सब कुछ एक मजाक से शुरू हुआ था। नील की गाड़ी ही उनके पास इकलौता ऑप्शन थी। जब तनीषा ने हंसते हुए ये बात कही तो सब जोर से हंस पड़े। पर उसकी हंसी में उस दिन कुछ और भी था। एक अजीब सी खनक, जैसे कोई अनसुना खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। नील, जिसे सब दोस्त प्यार से मोटा कहते थे, हमेशा की तरह मोबाइल में घुसा था। अचानक उसने स्क्रीन सबकी तरफ बढ़ाई और बोला, भानगढ़ किला, एशिया का सबसे डरावना स्थान। जैसे ही ये शब्द सबने पढ़े, कमरे की हवा ही बदल गई। हंसी गायब और चारों ओर सन्नाटा, जैसे दीवारें खुद ये बात सुन रही थीं। आर्या ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अबे डरा क्यों रहा है बे? ये सब हॉरर मूवी वाले ड्रामे हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये ड्रामा ही आगे चलकर उनकी हकीकत बनने वाला था। पांचों, नील, नकुल, सुशील, आर्या और तनीषा, कॉलेज की छुट्टियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। कभी हिल स्टेशन, कभी समंदर की बात होती। लेकिन जैसे ही नील ने भानगढ़ का नाम लिया, कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां लोग दिन में भी नहीं जाते, आर्या ने धीमे से कहा। और फिर तनीषा की मुस्कान, तो फिर हमें रात में चलना चाहिए। उस मुस्कान में कुछ था साहब, ऐसा कुछ जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दे। पर उन्होंने उस बात को भी मजाक में उड़ा दिया। आज जब मैं उस दिन को याद करता हूँ, नील की आंखों में छिपा डर, तनीषा की अजीब सी हंसी और आर्या की बढ़ती खामोशी, सब कुछ एक डरावने पजल का हिस्सा लगता है। कभी कभी जिंदगी के सबसे खौफनाक मोड़ हंसी ठिठोली से शुरू होते हैं, और यही हुआ उस दिन। उन्होंने भानगढ़ जाने का प्लान बना लिया, और उसी पल से उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन गई जिसमें लौट कर आने वाला सिर्फ एक ही था। वो उस दिन ठीक शाम से पहले भानगढ़ पहुंचे थे। अब आप सोच रहे होंगे, साहब, भानगढ़ में जाना कौन सी बड़ी बात है? पर बात ये थी, ये पांचों रात के लिए प्लान बना चुके थे। और जब कोई अजनबी इतिहास के सबसे मनहूस खंडहरों में रात बिताने की सोचता है, तो समझ लीजिए कहानी आगे बढ़ने लगी है। दिन ढलते ही जैसे किला रंग बदलने लगा। दोपहर की सुनहरी धूप एक अजीब सी नीली छाया में बदल गई थी। हवा में अचानक सन्नाटा घुल गया, जैसे किसी ने जोर से फुसफुसाकर चुप रहने को कहा हो। हर टूटी दीवार, हर झुकी हुई छत, जैसे सब जाग चुके थे, जैसे वो वहां मेहमान नहीं, शिकार बनकर पहुंचे थे। नकुल, जो सबसे शांत और संवेदनशील लड़का था, अपना कैमरा उठाकर एक ओर चला गया। वो बड़ी गौर से दीवारों की दरारें, झुलसे हुए पेड़ और टूटे दरवाजों को निहार रहा था, जैसे उन पर लिखी कोई अदृश्य कहानी पढ़ रहा हो। और फिर, गाइस, इधर आओ, कुछ मिला है। उसकी आवाज कांपी हुई थी। वो सब भागे हुए पहुंचे। उसका चेहरा जैसे खून उतर गया हो। उसने जमीन की ओर इशारा किया। मिट्टी में आधी दबी एक काली चमड़े की डायरी पड़ी थी।
पुरानी, फटी हुई और उस पर अजीब सी खरोंचें, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से फाड़ने की कोशिश की हो। नकुल ने धीरे से उसे उठाया, धूल झाड़ी और पहला पन्ना खोला। लिखावट कांपती हुई थी, स्याही जगह जगह फैली हुई। शब्द थे, रानी रत्नावती, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम एक रानी हो और मैं एक तांत्रिक। तुम्हें पाना मेरा जुनून है और इस जुनून का अंत श्राप होगा। सुशील ने नकुल के हाथ से डायरी लेने की कोशिश की, पर उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखें उस आखिरी पन्ने पर टिकी थीं, जैसे वहां कोई अनदेखा दृश्य चल रहा हो। पीछे से आर्या झांकता हुआ बोला, अबे ये तो कोई हार्डकोर लव लेटर लग रहा है, रोमांस 16वीं सदी वाला। वो सब हल्के से हंसे, पर नकुल की हंसी गायब थी। कई बार पुरानी चीजें यूं ही जमीन के नीचे नहीं मिलती साहब, कभी कभी वो आपको खुद तक बुलाती हैं। और उस डायरी ने नकुल को बुला लिया था। उस डायरी के बंद होते ही जैसे वक़्त भी रुक गया था, पर असली खामोशी अगली सुबह टूटी। सूरज की किरणें टूटी छतों से छनकर जमीन पर पड़ी, पर उस उजाले में भी कोई राहत नहीं थी। मैं उस दिन वहीं था। मैं ही था वो स्थानीय गाइड। हाँ साहब, मैं ही था जिसने उन्हें वहां देखा था उस सुबह। जब मैं पहुंचा तो दूर से ही महसूस कर लिया था, कुछ बदला है। हवा भारी थी और किला उस दिन कुछ ज्यादा ही चुप था। मैंने देखा वो लड़का नकुल एक कोने में बैठा था, गोद में वही डायरी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं, जैसे पूरी रात सोया ना हो। उंगलियां बार बार उन शब्दों को छू रही थीं, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। मैं धीरे से पास गया और पूछा, आप लोग रात यहीं रुके थे? नकुल ने चुपचाप सिर हिलाया। मैं कुछ पल चुप रहा, पर दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। फिर मैंने कहा, फिर अब आप में से कोई लौट कर नहीं जाएगा वैसा जैसा आया था। सच कह रहा हूं साहब, वो पांचों उस सुबह इंसान कम, परछाइयां ज्यादा लग रहे थे। जैसे कुछ अंदर से निकल गया हो या कुछ अंदर समा गया हो। मैं पास आकर जमीन पर बैठ गया। मेरी नज़र जमीन पर थी, पर आंखों में वो सब दोबारा चलने लगा जो मैंने सालों पहले देखा था। बहुत साल पहले भी कुछ लोग आए थे। मैंने फुसफुसाकर कहा, और उन्होंने भी कुछ उठाया था यहां से, जो सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि आत्माओं में दबा था। और आज इतने सालों बाद जब भी मैं किसी को ये कहानी सुनाता हूं, मेरी पीठ पर वही ठंडी हवा फिर से बहने लगती है, जैसे भानगढ़ अब भी मुझे देख रहा हो और वो डायरी अब भी कहीं खुली पड़ी हो। उस पत्थर का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था। आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया था और बाकी सबके दिल की धड़कनें एक पल को थम गई थीं। किले की हवा जैसे कुछ कह रही थी, या शायद सुन रही थी। मैंने उन्हें देखा। पांचों अब उतने निश्चिंत नहीं लग रहे थे जितने कुछ देर पहले थे। अब आपको एक बात बताऊं, उस दिन से मैंने इन आंखों से कुछ देखा, ऐसा जो आज तक किसी और को नहीं बताया। मैंने देखा था जब आर्या के पास वो पत्थर गिरा, वो अकेला नहीं था वहां। उसके पीछे दीवार की दरार में एक पल के लिए कुछ था, जैसे कोई परछाई, एक चेहरा, काला, गुस्से में भरा, और फिर वो गायब हो गया इतनी तेजी से कि शब्द उस दृश्य के आगे बेबस थे। आर्या पीछे हट गया और बोला, क्या था ये?
मैंने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने धीरे से जवाब दिया। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन जब कोई श्राप को मजाक समझता है तो तांत्रिक उसे जवाब देता है। वो चुप हो गए, पर उस पल हवा में कुछ बदल गया था, जैसे भानगढ़ ने अब उन्हें नोटिस कर लिया हो, जैसे अब खेल शुरू हो चुका हो। उस शाम उन्होंने सोचा था कि अब लौट चलेंगे, पर नकुल वो वापस जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मुझे उस डायरी में कुछ और मिल रहा है। वो कहानियां अधूरी हैं। रानी और तांत्रिक की कहानी में कुछ छिपा है, शायद उस श्राप को तोड़ने की कोई कुंजी। आर्या ने गुस्से से कहा, कुंजी नहीं, ये सब सनक है। हम यहां मरने नहीं आए थे। लेकिन नकुल नहीं माना। उसकी आंखों में अब जुनून था, या शायद कुछ और। मैंने उस दिन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं, तो फिर वो खुद ही रास्ता दिखाने लगते हैं। और उस रात जब चांदनी टूटी हुई छतों पर उतरी, जब हवा में फिर से वो सुगंध तैरने लगी जो कभी तांत्रिक ने इत्र में मिलाई थी, तो रानी की आत्मा फिर से जागी। और वो तांत्रिक, वो अब अकेला नहीं था। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली आत्मा ने दस्तक दी थी, जिस रात में सिर्फ एक सन्नाटा नहीं था, बल्कि मौत की पहली परछाई उतर आई थी। और हाँ, उस रात वो साया वाकई बहुत पास था, इतना कि अगर आप सांस लेते तो आपको लगता कोई आपकी सांस में शामिल हो रहा है, इतना कि अगर आप चुप रहते तो भी आपको सुनाई देता, कोई आपको सुन रहा है। आर्या की नजरें अब दीवारों पर दौड़ रही थीं। उसके माथे पर पसीना था, ठंडी हवा के बावजूद। नील ने फोन का टॉर्च जलाया। लाइट का घेरा कांप रहा था, जैसे डर अब उस रोशनी को भी छू चुका हो। कहीं ये उस तांत्रिक की आत्मा तो नहीं? तनिषा ने फुसफुसाते हुए पूछा। नकुल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ या ना में नहीं, बल्कि जैसे वो किसी और ही धुन में खो गया हो। उसने डायरी का एक और पन्ना पलटा। वहां लिखा था, जो रूह अधूरी हो वो समय के बंधन में नहीं रहती, वो इंतजार करती है, किसी दरार, किसी गलती, किसी दस्तक की। और उन्होंने दस्तक दे दी थी। भानगढ़ के उस बंद अध्याय को उन्होंने छेड़ दिया था। उस पल पहली गड़बड़ी हुई। नील ने कुछ सुना। उसने टॉर्च को एक खंडहर की ओर घुमाया। वहां एक औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक लाल घूंघट में। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस उसका आंचल उड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे छुआ हो। तनिषा, ये तू है? नील की आवाज कांपी, पर तनिषा तो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। भागो! नकुल चीखा। वो सब उलझते पड़ते वहां से भाग गए, जैसे किसी ने उनके पांवों में आग लगा दी हो। पर जब वो भागे तो वो खड़ी नहीं रही। वो चलने लगी, धीरे धीरे, घसीटते कदमों से, उस लय में जो वक्त से बाहर थी। भानगढ़ की आत्माएं भागती नहीं हैं बेटा, वो पीछा करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं किसे कब तक जिंदा रहना है। हम एक बड़े कमरे में आकर रुके। शायद कभी रानियों का कक्ष रहा होगा। आर्या हाँफ रहा था। नील जमीन पर बैठा था और तनिषा के होंठ सूख चुके थे। नकुल, वो अब भी डायरी पढ़ रहा था। उसका चेहरा अजीब शांत था, जैसे डर से परे हो गया हो, या शायद डर का हिस्सा बन गया हो। और उस रात जब नींद, भूख, तर्क
सब साथ छोड़ देते हैं तो सिर्फ एक चीज साथ रहती है, श्राप। और भानगढ़ का श्राप कभी अकेला नहीं छोड़ता। नील अचानक दिखाई नहीं दिया। नकुल ने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लगा। नील कहाँ है? तनिषा की आवाज कांप रही थी। नकुल ने उसके मोबाइल की ट्रैकिंग लोकेशन चेक की। स्क्रीन पर लाल बिंदु चमक रहा था, किले के पुराने कुएं के पास। कुएं के पास? वो वहां क्यों जाएगा? तनिषा फुसफुसाई। कुएं के पास, जहां नील का बैग पड़ा था, लेकिन नील खुद वहां नहीं था। जैसे वो हवा में घुल गया हो। और कुएं से उठती वह हंसी, जो अब सिर्फ किसी इंसानी आवाज जैसी नहीं थी, वो थी उस रानी की आत्मा की ठंडी, रहस्यमयी हंसी, जो अपने गौस्से और दर्द को अब जमीन पर गिराने को तैयार थी। नकुल ने टॉर्च की रोशनी नीचे कुएं की ओर झुकाई। गहरा अंधेरा, गीली मिट्टी और ठंडी नमी, मगर नीचे कोई दिख नहीं रहा था। नील, नकुल ने नाम पुकारा, लेकिन जवाब था केवल हवा की सरसराहट। तनिषा के हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें कहीं दूर कहीं खोई हुई थीं। हमें उसे वापस लाना होगा, उसने फुसफुसाया। आर्या ने घबराहट में कहा, ये सब बकवास बंद करो। नील कहीं फंसा होगा, चलो उसे निकालते हैं। पर नकुल जानता था यह कोई आम खो जाना नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति ने नील को अपने जाल में फंसाया था। हम सब धीरे धीरे कुएं के किनारे गए। आसपास की हवाएं और भी तेज हो गई थीं। पेड़ की शाखाएं जैसे किसी अनदेखे प्राणी की उंगलियों की तरह हिल रही थीं। और तभी कुएं के भीतर से एक ठंडी सांस निकली, जैसे कोई जीवित हो उठा हो। और फिर नील की एक धीमी चीख गूंजने लगी। एक चीख जो डर, अकेलेपन और अपराजेयता का मिश्रण थी। नील, तनिषा ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, लेकिन कुएं ने केवल चीख को निगल लिया। तभी अचानक कुएं की दीवार से एक हाथ बाहर निकला। उसका रंग पीला, फटा पुराना और ठंडा था। रुको, नकुल चिल्लाया, पर आर्या ने बिना सोचे समझे उस हाथ को पकड़ लिया। और जैसे ही आर्या ने उस हाथ को छुआ, पूरे किले में एक भयानक गरज गूंजी। दीवारें कांपने लगीं, जमीन हिलने लगी और हवा में एक चीख उठी, जो रानी और तांत्रिक दोनों की आत्माओं की थी। और उसी क्षण हमने समझ लिया, भानगढ़ का श्राप अब हमसे लड़ रहा था। और जो लड़ाई शुरू हो चुकी थी, उसका अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब बारी थी दूसरे दोस्त की, सुशील की, जो किले की एक पुरानी दीवार के सहारे खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था और उसकी आंखें कुछ ऐसा ढूंढ रही थीं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, उसके लिए भी अदृश्य था। तभी उसकी कानों में गूंजी, आओ मेरे साथ नाचो। एक ठंडी, मोहक आवाज, जो जैसे सीधे उसकी रूह तक पहुंच रही हो। सुशील ठिठक गया, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। फिर भी उस आवाज में कुछ था, एक अदृश्य रस्सी जो उसके मन और शरीर को बांध रही थी। उसके कदम अपने आप चलने लगे, जैसे कोई उसे अपनी पकड़ में ले चुका हो। हर कदम पर उसकी आंखें फीकी होती गईं और उसका चेहरा निर्जीव हो गया। सुशील अंधेरे की ओर बढ़ता गया, जहां एक पुराना, धूल जमा दर्पण खड़ा था। पर दर्पण में दिख रहा सुशील वह असली सुशील नहीं था।
वह मुस्कुरा रहा था, एक भयानक खून से सनी मुस्कान। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सुशील ने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में उसका प्रतिबिंब अपनी जगह से बाहर निकल चुका था। फिर उस साए ने सुशील की गर्दन कसनी शुरू कर दी। छोड़ो, मुझे छोड़ो। उसकी आवाज किले की खामोशी में खो गई। उसकी सांसें टूटने लगी और अचानक दर्पण टूट गया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और सुशील भी। अब बच गए थे सिर्फ नकुल, आर्या और तनिषा। हंसी खुशी की वो दोपहर अब डरावनी याद बन चुकी थी। चारों ओर घना सन्नाटा था और उस सन्नाटे में कहीं से धीरे धीरे आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चल रहा हो, पास आ रहा हो। तनिषा की आवाज फटी हुई थी, हमें यहां से अभी निकलना होगा। नकुल ने डायरी निकाली। जैसे ही उसने उसे खोला, पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चाह रही हो हमारे सामने अपने राज खोलना। यह डायरी अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रही, बल्कि हमारे भाग्य की एक कड़ी बन चुकी थी। और जो आगे आने वाला था, उसने हमारी हिम्मत को फिर से परखना था। फिर हवाओं में एक कांपती हुई मगर तेज आवाज गूंजी, तुमसे मिलने का वक्त हो गया है। नकुल और तनिषा ने एक दूसरे की ओर देखा, पर अब उनके पीछे जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। हवा एक बार फिर सिहर उठी। रानी रत्नावती की आकृति अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, मानो उसकी चेतावनी समय के साथ बह रही हो। नकुल ने एक दृढ़ नजर तनिषा की ओर डाली। हमें जाना होगा, उसने कहा। अगर हम रुके तो शायद हम भी नील और सुशील की तरह कभी लौट न पाएं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आर्या गायब हो चुका था। उन्हें तहखाने से आवाजें आने लगीं और वो तहखाने की तरफ बरहाने लगे। किले का तहखाना उस पुराने महल के पिछले हिस्से में एक जर्जर दीवार के पीछे छिपा हुआ था। वहां सीढ़ियां थीं, पत्थर की, संकरी और नम, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हों। नीचे उतरते ही एक अजीब सी सड़ांध ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर जगह जगह किसी पुराने यज्ञ के चिन्ह उकेरे गए थे और हवा में तांत्रिक मंत्रों की कसैली गंध तैर रही थी। यह वही जगह है, नकुल ने धीरे से कहा। डायरी के बचे हुए पन्नों में तहखाने का जो वर्णन था, वो सब कुछ वैसा ही था। एक कोने में राख से ढंकी एक हड्डियों की गठरी पड़ी थी। उस पर लाल धागे, नींबू और काले सिंदूर के अजीब चिन्ह थे, जैसे वो सिर्फ हड्डियां नहीं, कोई भूतिया जाल हो। और तभी तहखाने की हवा एकाएक भारी हो गई। किसी की जोरदार चीख गूंजी, कोई भी मेरी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। दीवारों से धुआं निकलने लगा और उस धुएं में से उभरा एक भयानक स्वरूप, काले चोगे में लिपटा, चेहरा जली हुई राख जैसा, आंखों में आग और हाथों में जंजीरें। वह था तांत्रिक। मैंने सदियों का इंतजार किया है और तुम मुझे मिटाना चाहते हो। उस तांत्रिक की आत्मा अब भी इस तहखाने में कैद है और जो भी उसकी कसम को तोड़ेगा उसे उसकी आग से जलाया जाएगा। यहाँ से भागना आसान नहीं, पर जो रानी के प्यार और उस श्राप की गुत्थी सुलझाएगा
वही इस भानगढ़ की आत्माओं को शांति दिला सकेगा। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और धुआं इतना घना हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। नकुल और तनिषा ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। तनिषा ने राख की गठरी को उठाया, नकुल ने एक झटके में माचिस जलाई। चमकती लौ ने हड्डियों की गठरी को छुआ और उस क्षण एक भयानक धुआंधार चीख पूरे तहखाने को चीरती हुई निकली। दीवारें जैसे कांप उठीं, पत्थर टूटे और हवा में गूंज उठा तांत्रिक का गुस्से से भरा गर्जन। तुमने मेरी आत्मा को फाड़ दिया, मेरी ताकत को तोड़ा, लेकिन मेरी काली छाया कभी मिटेगी नहीं। धुएं में बिखरता हुआ उसका साया छिन्न भिन्न हो गया, पर उसकी आखिरी चीख अब भी तेजी से गूंज रही थी। एक शाप जो अब सदियों से भी अधिक गहरा और भीषण था। फिर अचानक तहखाने में एक तेज ठंडी हवा चली और धुएं के बीच से उभरी रानी रत्नावती की आकृति पहले की तुलना में अधिक शांति और शक्ति लिए। उसकी आंखों में अब तक के सारे दर्द और बदले की आग बुझ चुकी थी। धन्यवाद। उसकी आवाज अब कोमल थी लेकिन शक्तिशाली। मैं आजाद हूं। अब भानगढ़ की आत्माएं शांति पा सकेंगी। लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज में एक साया घुल गया। शाप समाप्त नहीं हुआ, यह केवल एक अध्याय था। किले के भीतर कहीं छुपा है एक और अंधेरा जो प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, किले की दीवारों पर एक पुरानी धूल से ढकी लकीर उभर आई। शायद एक नया रहस्य, नया खतरा। सुबह की पहली किरणें टूटी हुई दीवारों से छनकर आईं। खंडहर अब कम डरावने लगने लगे थे। पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी। मिट्टी की ताज़ा खुशबू ने उस पुरानी सड़ांध को पूरी तरह धुंधला कर दिया था। नकुल, तनिषा ने बाहर कदम रखा और देखा आर्या वहां बेहोश गिरा था। उन्होंने उसे उठाया और वहां से चल दिए, थके हुए लेकिन जिंदा। और जानकर कि भानगढ़ की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। नील और सुशील का उसके बाद कुछ पता नहीं चला। वो एक रहस्य बनकर रह गया। एक हफ्ते बाद तनिषा कैमरे में तस्वीरें देखने लगी। उसने उस रात की तस्वीरें कैमरे से निकाली और आखिरी तस्वीर को देखकर उसकी रूह कांप गई। फ्रेम के पीछे धुंधली लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी मुस्कान एक नए शिकार की ओर इंगित कर रही थी, जैसे वो हमेशा के लिए वहां से विदा न हो रही हो। तनिषा ने धीमे से कहा, भानगढ़ की कहानी खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक नई शुरुआत है, क्योंकि शाप सिर्फ मरता नहीं, वह इंतजार करता है।